हाय, वेलकम टू स्टडी ग्लो एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट बुक यानी कि स्पेक्ट्रम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ये बुक को लेके हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और हम सब जानते हैं कि जब भी हम यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो हिस्ट्री के रिलेटेड हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बुक आती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ने के समय या ये बुक जो है वो बहुत ही थोड़ी बल्कि टाइप लगती है और लगता है कि किस तरीके से पढ़ना है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर डे वाइज स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी विद इन 45 डेज। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर और तभी जाके ये बुक आपको कंप्लीट हो पाएगी। और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो यूपीएससी के लिए डिमांड करते हैं और किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए उनके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस वीडियो, this is about me. My name is Suhail Turki and I'm teaching here history GS and history as a optional. I hope आप लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी और 40 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटजीज हम बात करेंगे आज कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सर, उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने कि 45 डेज में ये कंप्लीट हो सकती है अगर आप प्रॉपरली एक कंप्लीट टाइम टेबल को फॉलो करोगे। और इसको फॉलो करने के बाद आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एनसीईआरटी ऑलरेडी आपकी बेस बन चुकी है तो फिर आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो चले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि मेरा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है और ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 जुलाई 2022 उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2023 के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अब तय कर लिया कि उनका हिस्ट्री एज ऑप्शनल है। मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि व्हाई हिस्ट्री एज ऑप्शन। रिमेंबर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और अगर आपके पास एक अच्छा टीचर और आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है तो भाई ये साल आपका होने वाला है। तो फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग, आपको इसके बारे में कुछ भी जो पूछना होगा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं कि सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्यों हम ज्यादा वेटेज देते हैं। हर बार हम लोग क्यों कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो टॉपिक है अब वो ज्यादा रहते हैं, यूपीएससी सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। द रीजन इज एवरी ईयर, हर साल आपको यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर आपने वो सही कर लिए 14 to 25 के अराउंड आपका एवरेज रहता है। और इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन द एंशिएंट एंड द मिडाइवल पार्ट, क्योंकि एंशिएंट थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट पार्ट लगता है और मिडाइवल भी थोड़ा सा, क्योंकि टर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। बट बिफोर मूविंग टू द प्लान ऑफ द पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। अभी याद रखिएगा कि जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं अगर वो आपने फॉलो कर लिए तो भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टेंशन हो सकती है खत्म। इसके लिए क्या क्या करना है, सबसे पहला दिन जो होगा डे फर्स्ट, जो आप ये देखिए मैंने डे वाइज लिखा हुआ है तो आपको फॉलो भी वैसे ही करना है। पहला दिन आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है भाई कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको इन डिटेल पढ़ना है। पहले आपको एक बार देखना पड़ेगा कि हमारे हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और ये बुक के बाहर भी दिया हुआ है, इंडेक्स जिसे कहा जाता है। चैप्टर फर्स्ट जब आप उठाएंगे इसमें आप सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडियन पढ़ेंगे। क्या वो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में भी मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आपको हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, सब ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। यानी इस हिस्ट्री को जो लिखा गया है वो किस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। इस टॉपिक को सिर्फ आपको रीड करना है। रिमेंबर, important topic from this chapter that you should not be skip, not just one quick reading of this chapter entirely। आप देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट, ये आपका नोट नहीं है ये नोट है, नोट, जस्ट वन क्विक रीडिंग ऑफ दीज 2 चैप्टर। यहां से कोई नोट नहीं बनने वाला है भाई, यहां से कुछ भी नहीं करना है, एक रीडिंग करनी है। यानी पहला दिन सिर्फ आप रीडिंग करेंगे इन 2 चैप्टर्स की और 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ नोट नहीं बनेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि हिस्ट्री को कैसे लिखा गया है। अगर अब बच्चा को इतना होता है कि वो कहता है कि नहीं जी
मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये चैप्टर स्किप भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एक दिन आप दे सकते हैं। पूरा एक दिन नहीं है ये कंप्लीट, मैं सिर्फ डे 1 की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आप 2 आवर्स भी ले सकते हैं, 1.5 आवर भी ले सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप अच्छे से इसको रीडिंग करते हैं तो 1.5 आवर में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 2 आवर्स लेके चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट डे आपके लिए जो शुरू होगा वो होगा सेकेंड डे। डे 2 में जो आप लोगों को पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी स्टार्ट होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर का नाम यानी चैप्टर नंबर 3 आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है। चैप्टर का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बहुत सारे बच्चों की बुक जो है, क्योंकि इसके एडिशन अलग अलग हैं, तो किसी बुक में चैप्टर नंबर 4 होगा। तो आपको फॉलो करना है चैप्टर नेम रेदर देन चैप्टर नंबर। तो आप नाम से पता कर सकते हैं कि सर ने किस चैप्टर के बारे में बताया है। यहां पे आप पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अच्छा, यहां पे जैसे ये चैप्टर आप खोलते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस में लिखा है, बहुत बड़े बड़े नोट्स। ऐसा बनाना बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि वो चीज चाहिए ही नहीं। टू द पॉइंट अगर हम देखें तो इस टॉपिक में यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट शुड नॉट बी स्किप, यहां से आप कुछ चीजें स्किप नहीं कर सकते। पहला, आपको पढ़ना पड़ेगा राइज एंड फॉल ऑफ द यूरोपियन, यानी किस तरीके से यूरोपियंस लोग इंडिया आए, और साथ में ही आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन था कि सर वो यहां आके फेल हो गए। अब इसमें आपको याद होगा कि आप सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर डच के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट पे इवन फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आपको पता है कि एंग्लो वर्सेस डच जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाई रही, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है दैट इज नोन एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, अच्छी रीडिंग कर लेंगे यहाँ पे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल यूपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। यानी ये वाला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 इज वेरी मेड। फिर आपको बताया जाएगा व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये ऑलरेडी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन बन चुका है, सीधा डायरेक्टली कॉपी किया था। तो इसमें आपको बताना कि ऐसा क्या था ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों इंडिया में जो है वो इतनी सक्सेसफुल रही, उनकी पॉलिसीज के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे अगर आप 2 to 2.5 आवर, यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि 2.5 घंटे और नहीं तो 3 आवर्स अगर आप यहाँ पे देंगे तो बेटा ये चैप्टर होगा आपका कंप्लीट। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप बनाएं माइंड मैप और इतने ही टॉपिक पढ़ें, बाकी आप स्किप कर दें। तो हो गए 2 दिन बेटा, यानी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि दिन स्टार्ट होगा आपका डे 3। या फिर से आप वही ले सकते हैं, या तो 2 आवर या फिर 3 आवर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पे चैप्टर का नाम रहेगा इंडिया ऑन द ईव ऑफ ए ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब यहां पे सारी की सारी बातें ब्रिटिश के बारे में आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या चीजें हैं जो स्किप नहीं करनी है, तो यहां पे आप पढ़ेंगे लेटर मुगल्स, इनकी आप थॉरली रीडिंग करेंगे, क्योंकि यहां पे आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि लेटर मुगल्स जो थे वो क्यों इतने अनसक्सेसफुल रहे और उनकी ऐसी क्या पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ब्रिटिश इजिली इंडिया में इंटरफेयर कर पाया पॉलिटिकली सोशली। तो यहाँ पे रीडिंग होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कॉज ऑफ फॉल ऑफ द मुगल्स। क्या रीजन थे जो मुगल जो है वो यहाँ पे फेल हो गए। तो भाई ये बनेगा आपका वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसके पीछे सर्टेन रीजन भी थे। और राइज ऑफ द रीजनल स्टेट, यहां पे आपको पढ़ना है रीजनल स्टेट, ये भी आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोर देन इनफ 2 आवर्स अगर आप देते हैं तो ये चैप्टर होगा कंप्लीट। बड़ा इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सिंपल टॉपिक का याद रखना है। ऊपर वाला हिस्सा आपको याद रहना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो 3 दिन आपके 4 चैप्टर कंप्लीट, और 3 दिन पूरे नहीं, सिर्फ अभी आपने 6 आवर ही दिए हैं अगर मैं 2 आवर्स लेके चलता हूँ। आइए चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे समय 3 आवर्स लगना ही लगना है, नहीं तो 3.5 आवर भी लग सकता है। आप कोशिश करिएगा कि आपका पढ़ने का तरीका, यहाँ पे वर्ड है एक्सपेंशन, और यहाँ पे जैसे ही वर्ड एक्सपेंशन आएगा तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों का विस्तार हुआ, यानी हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंडेड एंड कंसोलिडेट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और किस तरीके से उन्होंने अपने पावर को बचा के रखा और इतनी देर तक फ्रॉम सिंस
जब से वो आए टिल 1947 तक उन्होंने कंट्रोल किया, तो क्या था उनके पास। तो यहां बात होने वाली है पूरी पॉलिसीज की, यहां से कौन कौन से टॉपिक आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते। पहला बताइए कि क्या जो उनका कॉन्केस्ट था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि पहले वो एक्सीडेंटल था, फिर वो उन्होंने इस बात को चेंज किया, फिर ये इंटेंशनल भी बन गया। बताइए ऐसे क्या कारण थे, कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पे आपने पढ़ा है, तो इस टॉपिक को मैं कह सकती ये आपने टॉपिक पढ़ लिया है, यानी कि यहां से आपने कंप्लीट किया है, तो यहां पे फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या रीजन था कि ब्रिटिश को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली, यहां पे हमारे लिए यानी कि पॉइंट फर्स्ट, टू ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो आ जाइए टू पे। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एंड मेंस, दोनों के लिए पूछा जाता है। एंग्लो मैसूर वॉर, तो बेटा यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंग्लो मराठा वॉर, तो यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको पढ़नी है पॉलिसीज, ये दो पॉलिसीज आपकी प्री में काफी बार पूछी गई हैं, तो ये टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सो कोशिश कीजिएगा अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ने की, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी लिंक करेंगी यहीं से। अगर आपने ये छोड़ दिया तो फिर से खतरा है। तो 3 आज देके चलिएगा इस टॉपिक को, फिर आपका वीक 2 स्टार्ट होगा और डे होगा फर्स्ट, क्योंकि बाकी के दिन आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं दिन जो बता चुका हूं, अभी दिन चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, यानी कि डे 3 एंड डे 4, आपने 4 दिन पढ़ा और 4 दिन में आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां पे चलेगा रिवीजन, 2 दिन के लिए रिवीजन रख लीजिए, फिर मंडे यानी कि नेक्स्ट वीक में आप फ्रेश वीक जो होगा वीक 2 आएगा, और इसमें डे फर्स्ट होगा एंड चैप्टर नंबर 6 आप यूज स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो भाई फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहां पे आप पढ़ेंगे पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1857। ये एक नया एरा स्टार्ट है जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई थी। अब भारत के लोगों को पता चल चुका था कि असल में इन लोगों का क्या मर्जी और ये क्यों आए। इस पूरे टॉपिक में वीक 2 आवर्स इसके लिए काफी है, इस चैप्टर के लिए। यहां पे आप पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट, एक तो पढ़ना है आपको पीजेंट मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। प्री के लिए यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा। यहां पे पढ़ेंगे आप स्पॉय म्यूटनीज, बहुत छोटी छोटी म्यूटनीज हुई थी और वीकनेस ऑफ दीज म्यूटनी, और साथ में ही आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये म्यूटनी ज्यादा देर तक नहीं चली। होने वाला है इंपॉर्टेंट 2 आवर्स यहाँ पे देंगे, फ्रेश वीक होगा, डे फर्स्ट होगा और यहाँ पे नए 2 आवर्स आप देंगे। फिर सेकंड डे आप उठेंगे, चैप्टर नंबर 7 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आप समझते हैं हॉट एंड केक टॉपिक है, यूपीएससी का कोर पार्ट है। बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत रिवॉल्ट ऑफ 1857 से हुई। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट शुड नॉट बी स्किप, फर्स्ट इज मेजर कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, सब जानते हैं, स्किप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, रीजन ऑफ फेलियर क्या था और सिग्निफिकेंस बताइए। सो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 2 आवर्स, तो ये भी आपके 2 घंटे में आप रोज कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने क्या बोला। यहाँ पे थोड़े बहुत फिलोसफर का नाम भी याद रखिएगा कि किस फिलोसफर ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किस किस नाम से पुकारा है। अब आएंगे डे 3 में, चैप्टर होने वाला है बहुत बड़ा, चैप्टर नंबर है 8, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये दोनों चैप्टर आपको मिला के पढ़ने, क्यों, क्योंकि दोनों चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो दोनों चैप्टर सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट से ही मिलते जुलते हैं, तो अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 4 आवर्स ले सकते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगले दिन पे नहीं जाना चाहिए। कोशिश आपको यही करनी है कि उसी दिन कंप्लीट हो। यहाँ से भी आप माइंड मैप बनाएंगे और रिवीजन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी मैंने वीक के 2 दिन दिए हुए हैं, यानी कि सैटरडे और संडे आपका सिर्फ रिवीजन रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट शुड नॉट बी स्किप फ्रॉम पर्टिकुलर, सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ ए ब्रिटिश रूल ऑन सोशल रिफॉर्म। बताइए जी ऐसा क्या हुआ कि भारत को सोशल रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। आप सब जानते हो कि जब वो लोग आए, और ये पॉइंट बड़ा इजी भी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने हमें कल्चरली बहुत तंग किया। ये मैंने पॉइंट लिखा है, पढ़ने के टाइम पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ विमेन कैसी थी, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, सर सोशल मूवमेंट एट देयर मेन लीडर्स। ये टॉपिक थोड़ा सा होने वाला है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कौन कौन से समाज बनाए, किस तरीके से, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर, ये होने वाला है इंपॉर्टेंट। और फिर बताइए कि भारत के अंदर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 4 आवर ले लें, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट जो है ना वो बहुत लंबा दिखने वाला है,
क्योंकि काफी सारे मुस्लिम्स रिफॉर्म भी हुए, हिंदू रिफॉर्म भी हुए, सिख रिफॉर्म भी हुए। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा और याद रखिएगा हर साल यूपीएससी यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो स्किप करने की गलती भी मत करिएगा। नेक्स्ट डे आएंगे, चैप्टर नंबर 4 होगा, फिर से चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है मैं मानता हूं, बिगिनिंग ऑफ अ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो यहाँ पे आप पूरा ध्यान रखेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म आया। चैप्टर नंबर 11 भी आपको यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन भी होगी और मॉडरेट फेज भी है, तो चैप्टर डे 4 होगा, चैप्टर नंबर 10 होगा और चैप्टर नंबर 11 आपके पास होगा। कौन से टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करने पड़ेंगे, बताइए ऐसे क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारत के अंदर राष्ट्रवाद और भारत के अंदर नेशनलिज्म आया। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, तो यहाँ पे आपको कुल 12 पॉलिटिकल एसोसिएशन मिलेंगी। आपको यहाँ पे लीडर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, लोकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी, क्यों बनी आईएनसी, और उसकी एक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, जो कि आपको याद है कि ए ओ ह्यूम, यहाँ पे डब्ल्यू सी बैनर्जी का नाम आप पढ़ेंगे। और यहीं पे एक फेज स्टार्ट होता है, दैट फेज इज नोन एज मॉडरेट फेज, और यहाँ पे आपको लीडर्स देने पड़ेंगे जैसे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इनके नाम आपको देने पड़ेंगे कि और इनका मेथड क्या था, कि किस तरीके से इन्होंने काम शुरू किया। अगला दिन होगा चैप्टर डे 5 होगा, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम है। 4 आवर दे देंगे यहाँ पे तो भाई, क्योंकि ये 2 चैप्टर मिक्स करने हैं आपको, 3 चैप्टर मिक्स किए गए यहाँ पे। चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 को आपने एक ही गो में पढ़ना है क्योंकि सबका रेलिवेंस एक है। तो क्या होता है ना कि एनालिटिकल अप्रोच के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन भी रिलेटेड करके पूछता है। यहाँ पे कौन से टॉपिक हमें स्किप नहीं करने, रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यहाँ पे कौन कौन से मिलिटेंट यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और फिर उस पार्टीशन के अंदर जो डिटेल इन डिटेल हुई। देखिए ये जो है ना, यहां तक ये एक ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये लिंक करेगा सारी चीजों को। उसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म और रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी वो अब्रॉड में कैसे चलती थी, ये सेकंड पार्ट इसका बनेगा। थर्ड आप यूज करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट, लखनऊ और लखनऊ पैक्ट, ये तीनों आपको इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे, तो ये बनेगा थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो इजी लगेगा बेटा, लेकिन आप इसको नेक्स्ट डे पे नहीं डाल सकते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैं कह रहा हूं 2 दिन है रिवीजन करने के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब आएगा वीक 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 दिन फिर बचे, आप सैटरडे और संडे को वापस जो आपका सेकेंड वीक मैंने बताया उसका रिवीजन करेंगे, उसके नोट्स देख लेंगे। एक अच्छा खासा रिवीजन होगा, पूरे दिन आप रिवीजन करेंगे, 2 दिन आपको रिवीजन है, तो 4 और 4 घंटे यानी कि 8 घंटे आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए चले जाएंगे। वीक होगा थर्ड, डे होगा फर्स्ट, चैप्टर होगा 15। ये चैप्टर आप 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक है इमरजेंस ऑफ गांधी जो कि अलग लिखा गया है, और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत आंदोलन। लेकिन मुझे लगता है इस चैप्टर को आप मिक्स करके ही पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा खासा चैप्टर है। इंपॉर्टेंस आप देखिए, इस टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा एक चेम्सफोर्ड मॉन्टेगो रिफॉर्म एक्ट, और ये वाला एक्ट आपको सेम है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में ही जाएगा। फिर गांधी जी जो है सत्याग्रह करेंगे अहमदाबाद, खेड़ा, और ये तीनों जो है एक ही पार्ट है, क्योंकि आप इतना बड़ा तो लंबा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि सेम ही है, छोटा छोटा दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग और हंटर कमीशन, ये एक ही पार्ट है क्योंकि ये तीनों लिंक करते हैं। 1919, 1990 और हंटर कमीशन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर ही बनाया गया था। फिर एक खिलाफत इश्यू एंड नॉन कॉपरेशन, ये भी एक ही पार्ट है कि दोनों एक ही साथ चले थे। तो यहाँ पे भी मुझे इनफ लगता है 3 आवर्स। अब बच्चा कोई ऐसा है तो 4 आवर्स भी ले सकते हैं क्योंकि रिवीजन के लिए भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है। वीक थर्ड में ही डे सेकंड आएगा, चैप्टर नंबर 17 पे जाएंगे आप और पढ़ेंगे एमर्जन। छोटा सा पार्ट है तो इतना समय लगना नहीं चाहिए। एक आपको पढ़ना है कि स्वराजिस्ट पार्टी इमर्ज हुई जो कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई थी। इधर इंडिया के अंदर सोशलिस्ट आइडिया आ चुके थे और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1920 तक कौन कौन सी हो रही थी। तो बेटा ये टॉपिक बहुत ही छोटा है तो 1.5 आवर ले लेंगे। पीछे अगर टॉपिक में कोई टॉपिक बच गया होगा तो वो आप इस दिन पूरा कर सकते हो, बैलेंस आप कर सकते हैं। डे थर्ड चैप्टर है 18, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सीडीएम एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको लग रहा होगा कि चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट में जरा देखिए, इस चैप्टर से क्या स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया के अंदर आती है कमीशन जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन के फेलियर को मान के चलते हैं तो नेहरू रिपोर्ट बना दी गई, ये फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा। सीडीएम मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करेंगे। यहां पे आप देखिएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले, नेहरू रिपोर्ट से पहले आपको एक लाहौर सेशन भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिर सीडीएम मूवमेंट और कोलकाता का सेशन ऑफ आईएनसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इरविन डिक्लेरेशन और साल सत्याग्रह मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल अवार्ड, ये एक ही पार्ट में जाएगा बेटा, ये लिंक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ये कहूंगा कि 2+2 = 4, 4 आवर्स इनफ और मोर देन इनफ। यहां पे भी इंपॉर्टेंटली अगर मैं देख लूं तो ये कोई भी टॉपिक आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 20। अब यहाँ पे डिबेट होगा कि हमारा फ्यूचर क्या है, और चैप्टर नंबर 20 कांग्रेस किस तरीके से रूल करेगी। तो ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा है। आपको पता है कि S2S, यानी कि एक बात पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि गांधी जी जो है स्ट्रगल टू स्ट्रगल जा रहे हैं, मैं स्ट्रगल टू विक्ट्री जाऊंगा, इसके ऊपर बात होगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा, होपफुली आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ना है, और वर्क अंडर द कांग्रेस कमेटी। तो यही टॉपिक जो है वो 1 आवर में कंप्लीट होना चाहिए, उतना कुछ भी नहीं है। तो पीछे का अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चैप्टर 5 में भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे भी आप लेकिन देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर के बारे में बात है। इस चैप्टर में आप गांधी एंड बोस के बारे में पढ़ेंगे, उनके व्यूज अलग कैसे हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था, अगस्त ऑफर क्या था, और क्रिप्स मिशन। भाई बड़ा इजी किया जा सकता है और वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है। मैंने तो सारा यूपीएससी का सिलेबस भी आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 23 पे जाएंगे तो अब बात बनती है मूवमेंट की ओर। क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द आईएनए, ये तीनों टॉपिक्स में देखेंगे तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये मूवमेंट क्या थी। फिर इसी बीच में एक बीमारी 1943 में आती है, वेवल प्लान भी आएगा, आईएनए एंड सुभाष चंद्र बोस। तो बेटा 2 आवर्स इज इनफ, यहां से भी आप कंप्लीट और स्किप आप कुछ नहीं करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ टीचर आपको कभी नहीं बोलेगा। डे 2 होगा चैप्टर नंबर 24, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो होगा। यहां से क्या स्किप नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है यूपीएससी ने, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ट्रायल, कैबिनेट मिशन, इंटर्म गवर्नमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर से वही डे 2 होगा, तो डेफिनेटली इस तरीके से कुल मिला के आपके पास वीक 3 तक आप टोटल 45 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फॉलो आप कैसे करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि सर चलिए 45 आवर्स आपने बता दिए, 5 आवर्स और लीजिए तो 50 आवर्स, वो भी साथ में आपको रिवीजन के लिए अलग दिन मिल रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एंड मैंने सारा यूपीएससी सिलेबस ही बता दिया, अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 2023 फाउंडेशन कोर्स 1000 आवर एनसीईआरटी लाइव, जीएस पेपर 1 to 4, ऐसे राइटिंग लाइव है, डाउट सेशन आपके होंगे। ये फ्लैट 70% है, सो आज ही कॉल कीजिए और अपना यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। याद रखिएगा कि आपको कोड यूज करना है यूपीएससी 2023। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करें कैसे, कैसे किया जा सकता है। अगर आपका कोई डाउट है, या कुछ और आप पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें और देखते रहें स्टडी ग्लो। सी यू इन द क्लास, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। May Allah bless you all. Bye bye.